तो दोस्तों उनके नाम, चारों के नाम क्या थे? फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। उसके आगे हम दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में क्या है? इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य जो अपनी सत्ता के रूप में संयुक्त रूप से करते थे। ये मैंने अभी आपको आगे बताया था कि 4 सदस्य थे उसके बारे में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, ये है, आपको मैं इसे जूम कर देती हूँ। थर्ड पॉइंट है इसके, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों एक चीज़ आप याद रखिएगा, आपको इसकी पीडीएफ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि स्टडी विद धैर्य माई के नाम से है, और इसका अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं उसमें सेंड कर दूँगी, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और, इससे रिलेटेड, लूसेंट से रिलेटेड हम एक पूरी मैराथन, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं अब तक के एग्ज़ाम के, वो उन सब की भी मैराथन की हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और एक क्विज़ के रूप में हमारे चैनल पर, जो कि टेलीग्राम चैनल पर कराएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे जुड़िएगा और क्लास को भी देखते रहिएगा। और कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, जो कि 1774 में हुई थी। अब क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट है, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, यानी कि 4 सदस्य थे टोटल मिला के। इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था सर एलिजाह इम्पे, और जो 3 अन्य सदस्य थे वो थे चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस तरीके से भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस तरीके से भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा हमारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हमारी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया था। कि जो कंपनी के कर्मचारी होंगे, जो पूरी सत्ता थी, तो वो पूरी सत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई थी। जो कंपनी थी उस पे प्रतिबंध लग गया था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया। यानी कि जो कंपनी, ब्रिटिश सरकार कंपनी पर नियंत्रण रखने लगी थी। जैसे अभी आप देखते हैं केंद्र सरकार, एक तरह से मान लीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इस तरीके से था। इसे भारत में अपने इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक था। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। दोस्तों ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 में आया था, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए, कुछ कमियां रह गई थी उसे ठीक करने के लिए 1700 एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को लाया गया था। इसे आप बंदोबस्त कानून के नाम से भी जानते हैं। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। पहले क्या था? 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी मिली थी, ये आपको पता ही है। ये देखिए, हाँ, मुंबई और मद्रास की मिली थी। और यहाँ पे क्या हुआ? 1781 में कलकत्ता की सरकार को बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं हम 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों वैसे इनमें और भी टॉपिक्स हैं, वैसे मैं आपको बताती भी जा रही हूँ, बट हमारे वनडे एग्जाम के हिसाब से इतना सफिशियंट है जो हम इसे पढ़ रहे हैं। अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो मैं इसकी एक अलग से अलग अलग वीडियो बना के भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि मैम हमें इसकी क्लास अलग अलग चाहिए पर डे के हिसाब से। बट आप महामैराथन से भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, ये क्लास भी आपके लिए सफिशियंट होगी। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन प्रारंभ हुआ था। पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या हुआ था? ये व्यापारिक मामलों के लिए शुरू हुआ था। और दूसरा क्या हुआ था?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये हुआ था राजनीतिक मामलों के लिए 1784 में। राजनीतिक और व्यापारिक कार्य, इसके क्या हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य थे उन दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया। यानी कि व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। उसके बाद आता है 1793 के चार्टर एक्ट। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई। भारतीय राजस्व जो मिलता है उससे इन सभी सदस्यों और कर्मचारियों को वेतन भत्ता जो भी कुछ मिलता है वो सब उसी के जो भारत का राजस्व था उसमें से देने की व्यवस्था कर दी गई थी 1793 में। 1813 के चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी कि जो अधिकार पत्र यानी कि जो एक्ट बन रहे थे अभी क्या थे आप देखते हैं 1773, 1773 के बाद 1781, 1781 के बाद 1784। लेकिन 1813 में क्या प्रावधान हुआ कि प्रत्येक 20 साल बाद 20 साल तक वही नियम चलेंगे, 20 साल के बाद नया एक्ट आएगा। और दूसरा इसमें क्या था, कंपनी के भारत के साथ एकाधिकार व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध को 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त हुआ। एक तो चीन के साथ व्यापार कर सकता था और एक चाय का व्यापार, ये दो अधिकार उसके बने रहे। बाद बाकी सभी व्यापार कंपनी के द्वारा छीन लिए गए। कुछ सीमाओं में के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिए गए थे। पहले क्या था, कंपनी ने कुछ अधिक क्या किया था कि जो ब्रिटिश वासी थे वो भारत से सीधा व्यापार नहीं कर पा रहे थे, वो कंपनी के द्वारा, जैसे कंपनी मान लीजिए कि कंपनी ने हम हिंदुस्तानी लोगों से कोई सामान लिया, उस सामान को क्या करते थे कि वो वहाँ पे जाके अभी मान लीजिए कि हमसे वो चीज़ 10 रुपये की खरीदी, तो उन्होंने ब्रिटिश में जाके ब्रिटिश वासियों को जो बेची वो लगभग 500 रुपये की बेची, यानी कि उन्हें 490 रुपये का फ़ायदा हुआ। इस तरीके से, क्योंकि वहाँ के लोग भारत से सीधे व्यापार नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें पहले से ही अधिकार था, और ये अधिकार ख़त्म हो गया और ये ब्रिटिशवासी फिर सीधे भारतीय लोगों से व्यापार करने लगे। फिर आया 1813 से पहले ब्रिटिश पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, ये मैंने अभी आपको बताया, परंतु 1813 के अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। उसके बाद आता है 1833 के चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समान कर दिए गए। उसके बाद अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर मात्र भारत में शासन रह गया था, केवल कंपनी का काम भारत में शासन करना रह गया था। व्यापार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल केवल बंगाल के लिए नहीं रहा, वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और बम्बई तथा मद्रास की परिषदों के विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। अब आता है छठा पॉइंट, भारत में जो दास प्रथा थी, दास रखने की, ये आपको पता होगा गुलाम वंश से चली आ रही थी। ये विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया था कि आप दास बेचना, खरीदना, रखना, ये सब विधि के विरुद्ध यानी कानून के विरुद्ध हो गया, तथा 1843 में उसका उन्मूलन यानी कि पूरी तरह से खत्म कर दिया। अधिनियम के द्वारा धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। जैसे वो कंपनी के अधीन कोई भी पद धारण करता है तो उसे इन चीज़ों के तहत अयोग्य नहीं ठहरा जाएगा कि वो योग्य नहीं है। जैसे आप आगे चल के इसमें अपनी पॉलिटी में पढ़ेंगे, हमारे संविधान में ऐसा ही कुछ नियम है, वो भी आप पढ़ेंगे, उसी हिसाब से ये भी है। पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया।
भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। आप लॉर्ड मैकाले के बारे में, जैसे कोई बच्चे जिसने बीएड वगैरह की है तो वो उसे पता होगा कि लॉर्ड मैकाले जब 1833 में आए थे तो उन्होंने एक शिक्षा के प्रति भी एक आदेश जारी किया था, एक प्रस्ताव रखा था। तो उसमें 1 लाख रुपए देने की कुछ प्रावधान था। उसके बारे में हम डिटेल से साइकोलॉजी की क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमारी पॉलिटी की क्लास है तो हम उसके बारे में ही जानेंगे। 1853 ईस्वी में चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है। अब आ गया 1853 का। 1853 में क्या हुआ था? विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई थी, जिसे आगे चलकर भारतीय केंद्रीय परिषद के नाम, केंद्रीय यानी कि विधान परिषद के नाम से जाना गया। और इसमें क्या हुआ, इसकी विशेषताएं क्या थी? इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। यानी कि यहाँ से क्या था, सिविल सेवा जो थी वो यहीं से शुरू हुई थी और इसमें भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया और इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान परिषद कहा गया। उसके बाद आता है नया पॉइंट 1858 भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता क्या थी? 1858 भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। यानी कि जो कंपनी ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो वहाँ की राजकुमारी शासन करती थी, उस ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, क्योंकि ब्रिटिश में जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में होता है, तो वो यहाँ भारत का भी उसमें ऐड कर दिया गया कि वो ब्रिटिश और भारत दोनों का शासन करेंगे। भारत में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारतीय परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। ये मैंने आपको बताया था, राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों के लिए उसे भी समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत का प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या किसी अन्य ब्यौरे के विषय में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। इनका पहले गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल हुआ, फिर उसका नाम बदलकर वायसराय हो गया। और इस समय जो सबसे पहले भी बोल सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे एवं और उसी के बाद वो प्रथम वायसराय भी हो गए। लॉर्ड, आप कह सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग हो गए। और अगर प्रथम वायसराय पूछे जाएं तो वो भी लॉर्ड कैनिंग हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं 1861 भारत 1861 में भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया और विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया। ये दोनों ही काम किए गए थे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो वायसराय थे उस समय, तो उन्होंने ये सब चीज़ शुरू की। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। नेक्स्ट आते हैं हम 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा पटियाली के महाराजा सर दिनकर राव, इनको विधान परिषद में मनोनीत
किया था। यानी कि पहली बार 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, कौन कौन से थे, बनारस के राजा, पटियाली के महाराजा और सर दिनकर राव, ये विधान परिषद में मनोनीत किए गए थे। आगे आते हैं हम 1873 ईस्वी का अधिनियम। 1873 में क्या हुआ था, इस अधिनियम के द्वारा उपबंध किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर भी दिया। 18 तो आप ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कब किया गया था, 1 जनवरी 1884 को, और किस अधिनियम के द्वारा, तो ये हो गया आपका 1873 का अधिनियम। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं शाही उपाधि अधिनियम। इसमें क्या था, ये 1876 में था। इसमें क्या था, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी में को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। यानी कि भारत की साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया। मैंने भी अभी आपने पढ़ा था कि जो ब्रिटिश शासन था भारत, तो ब्रिटिश सरकार का भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। तो ब्रिटिश क्राउन कौन था उस समय, थी महारानी विक्टोरिया। तो उन्हें भारत की भी साम्राज्ञी कहा जाने लगा। आगे चलते हैं हम 1892 ईस्वी को भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है नंबर 1, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। यानी कि चुनाव प्रणाली शुरू हो गई थी लेकिन अप्रत्यक्ष थी, प्रत्यक्ष नहीं थी, अप्रत्यक्ष थी। इसके द्वारा अब अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का मतलब तो आप समझते ही होंगे। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। अभी हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा ही होता है। आप इसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जहाँ वोट पड़ते हैं बूथ पे, वहाँ हम खुद जाएं और ईवीएम पे जाके हम बटन दबा के हम अपना वोट दें। लेकिन अप्रत्यक्ष तो उसे बोलते प्रत्यक्ष। लेकिन अब हम वहाँ बूथ पे नहीं गए और हमने वोट भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी किसी को चुन लिया गया, तो वो कैसे हुआ। अब मान लीजिए कि जैसे अभी आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप बूथ पर गए, प्रधानमंत्री के चुनाव हुए, आपने प्रधानमंत्री को चुना, प्रधानमंत्री हुए, आपके अन्य मंत्रिमंडल हुए, उन सबको चुना आपने। उसके बाद क्या हुआ, वही मंत्रिमंडल जिनको आपने चुना है वही मंत्रिमंडल चुनाव देंगे, वोट देंगे, उनके द्वारा किसी को चुना जाएगा। तो यानी कि ये हो गई अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। यानी आपने किसी को चुना तो जिसको चुना है वो वोट दे के आएगा, वो हो गया। ये होती है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। राजस्व और व्यय एवं अथवा बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की, यानी कि अब हम यहाँ पर प्रश्न भी पूछना शुरू हो गए थे। अब उसके बाद आता है 1909। ये वाला इम्पोर्टेंट है। एक आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आता है ये 1709 का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। भारतीय सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी हुई थी। इस प्रकार इस अधिनियम को सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक तो आपका यही हो गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। तो ये थे आपके लॉर्ड मिंटो। अब इसमें आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि सांप्रदायिकता जो आज हिंदू मुस्लिम वाद शुरू हो गया है, फ़िलहाल तो इतना नहीं है लेकिन बीच में बहुत था। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था
उस समय हिंदू मुस्लिम वाद बहुत ज़्यादा हो गया था, इसी वजह से हमारा देश बट गया था। ये जो हिंदू मुस्लिम वाद शुरू हुआ था वो यहाँ से मार्ले मिंटो ने शुरू किया था, इसे मिंटो का भी कह सकते हैं। उन दोनों ने मिलके इसे शुरू किया था। उन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि चुनाव में कोई मुस्लिम कोई व्यक्ति है वो खड़ा होता है, तो उसे जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे केवल वही वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू हो और हिंदू जाके मुस्लिम को वोट दे दे, ऐसा नहीं था। आज के समय पे अभी हमारे यहाँ हमारे संविधान के अकॉर्डिंग कोई भी धर्म से हो, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म से हो, वो वोट के लिए खड़े होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो जिस धर्म से है उसी धर्म के लोग उनको वोट देंगे। इस समय चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसे कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी लोग उसे वोट दे सकते हैं। आज ये नहीं है, लेकिन उस समय क्या था, केवल मुस्लिम अगर खड़ा हुआ है तो मुस्लिम को मुस्लिम व्यक्ति ही वोट दे सकता है, हिंदू व्यक्ति उसे वोट नहीं दे सकते थे। और अगर कोई हिंदू व्यक्ति वोट चुनाव में खड़ा हुआ है तो उसे केवल हिंदू ही वोट देंगे, मुस्लिम नहीं दे सकते। लेकिन जो सबसे पहले शुरू हुआ था, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें जो सबसे पहले शुरू हुआ था वो केवल मुस्लिम लोगों के लिए शुरू हुआ था कि मुस्लिम लोग ही पहले चुनाव देंगे। उसके बाद भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषदों की नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिल गया था। ये मैंने आपको बता ही चुकी हूँ। प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि हो गई। उसके बाद नेक्स्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ये वाला कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे और उन्हें विधि का सदस्य भी बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारी के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं 1909 में लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, मैंने भी बताया था कि भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया था। तो सबसे पहले जो बने थे वो कौन थे, इंग्लैंड में बने थे भारत के राज्य सचिव। और जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत में वायसराय बन गए, तो इसे बोला जाता है लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार, इस तरीके से बोला जाता है। 1919 ये भारत शासन अधिनियम, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे पहले क्या हुआ था कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, पहला राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 60 और उसमें निर्वाचित 34 तो निर्वाचित होते थे, उनका कार्यकाल 5 वर्ष था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे, इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जनक कौन थे, वो थे लियोनस कार्टियस। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया था। सबसे पहला था आरक्षित या हस्तांतरित तथा हस्तांतरित। नेक्स्ट चलते हैं, ये आरक्षित विषय आप जान सकते हैं, इसमें आपके आते हैं वित्त, भूमि, कर, अकाल सहायता, न्याय, पेंशन, पुलिस, आपराधिक जातियाँ, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विकास, विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह, सार्वजनिक सेवाएं। उसके बाद आता है हस्तांतरित विषय, इसमें शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, सचिन स्वायत्त, चिकित्सा स्वायत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान। आरक्षित विषयों का प्रशासन
गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था। जो आरक्षित विषय थे उन पर कौन प्रशासन कर रहा था? सॉरी, आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद कर रही थी, जबकि हस्तांतरित विषयों का गवर्नर द्वारा विधान परिषद के जो प्रति उत्तरदायी मंत्री थे उनकी सहायता से होता था। इस द्वैत शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। उसके बाद भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग, जो कि 1923 से 24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। जो हमारे यूपीएससी के कैंडिडेट होते हैं, जो कि आईएएस पीसीएस बनते हैं, वो यहाँ पे शुरू हुए थे। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 6 सदस्य थे। 3 सदस्य भारतीय थे। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। यानी क्या था, अब तक मुस्लिमों के लिए था चुनाव का, अब यहाँ पे औरों के लिए भी हो गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, यानी कि केंद्र का बजट और राज्य का बजट अलग अलग हो गए। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप बनाए रखा गया था। नंबर 1, कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। दूसरा नंबर था, उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने और सम्राट के विचारों के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी भी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। और नंबर 4 क्या था, वह आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव था। उसी तरीके से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919, इसमें पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, तो वो मिला था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, वो थे लॉर्ड जॉर्ज उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद आता है आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी एक्ट बने थे उन सब का प्रभाव हमारे भारत शासन, जो हमारा भारतीय संविधान बना है, उस पर कुछ परसेंट बोल सकते हैं, 1% या 2% इतना मान सकते हैं प्रभाव पड़ा। बट जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा था और इससे बहुत सारी चीज़ें ली गई और हमारे अभी भी संविधान में है वो प्रेजेंट टाइम पे। तो इसे आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस समय क्या था, 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे, अपने में अभी 395 हैं अभी, और उस समय थे 321 और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी, उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या थी, अखिल भारतीय संघ। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्रों और उन देसी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देसी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। यानी कि इनको 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर, ये क्षेत्र और उन देसी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था अखिल भारतीय संघ, जो स्वेच्छा से उसमें सम्मिलित हो जाएं। प्रांतों के लिए संघ में जो प्रांत थे, जैसे जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे,
उनका अखिल भारतीय संघ में शामिल होना अनिवार्य था, किंतु जो देसी रियासतें थी उनका ऐच्छिक था, वो यानी कि इच्छा से उसमें सम्मिलित हो सकती थी। नेक्स्ट आता है प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और शासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों, नंबर 3 है आपका केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। अब परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची क्या थी, इनके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों अभी आप देखते हैं कि अनुसूची जो हमारी है उसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची ये उसी समय से चली आ रही हैं, लेकिन 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसी से लिया गया है, लेकिन उनके नाम बदल दिए गए। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची नाम दे दिया गया है। तो इसमें जानते हैं परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी, मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना ये सब विषय आते थे। प्रांतीय सूची में इनमें प्रांतीय विधानमंडल की अधिकारिता थी, यानी कि इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल के को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे, उसमें कौन से थे? पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। अभी क्या क्या है वो हम आगे जाएंगे तो आगे जाके पढ़ेंगे। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों ही, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों ही उस पर शासन बना सकते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? दंड विधि प्रक्रिया और सिविल प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद, ये सब आते हैं। ऊपर उल्लिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था। ऐसा नहीं था कि केंद्र का जो काम है उसमें राज्य दखलंदाजी करे और राज्य का जो काम है उसमें केंद्र नहीं करता था, और जो दोनों का काम था उसमें भी कोई नहीं करता था। लेकिन अगर कोई अपवाद होता था तो केंद्र मान्य रहता। ये आज भी नियम है कि अगर किसी चीज़ को लेकर अपवाद हो तो मान्य केंद्र का होता है, राज्य का नहीं होता। लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों पर विधान बनाने की शक्ति थी। यानी कि जब आपातकाल लग जाता था तो राज्य सूची के, यानी कि प्रांतीय सूची के जो विषय थे उन पर जो संघ सूची थी वो कानून बना सकती थी। दो प्रांतीय मंडलों के अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ विधि, प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी। नेक्स्ट चलते हम संघीय न्यायालय की स्थापना। पहले क्या था हमारा? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अब क्या हुई थी? हमारे संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इस अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों का विस्तृत था। इसमें क्या था? प्रांतों तथा रियासतों इनके लिए विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश थे। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति वो थी प्रीवी काउंसिल, यानी कि लंदन को प्राप्त थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट आते हैं छठे पॉइंट में, भारतीय परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत हो गया था। नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हो गया था। इसमें विस्तार में क्या हो गया था कि इसमें दलित जातियां, महिला, मजदूर वर्ग इन लोगों को भी चुनाव का अधिकार प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट आते हैं हम, इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसमें प्रस्तावना नहीं थी, जो कि अभी हमारे संविधान में है, वो उस समय नहीं थी।
इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा यानी कि जो आज के समय म्यांमार बोलते हैं, उसको भारत से अलग कर दिया गया था। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया था और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया था। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1935 में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और दोस्तों क्लास को और मज़ेदार बनाने के लिए आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे कि मोटिवेशन हमें भी मिलता रहे। नेक्स्ट हम चलते हैं। इसने मताधिकार का विस्तार किया और 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। 1947 का भारत शासन अधिनियम, अब हम इसके बारे में जानेंगे। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था। दोस्तों जो हम 15 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हुए थे, ये सबको पता है, और जिसे हम 15 अगस्त के रूप में मनाते भी हैं। तो ब्रिटिश संसद द्वारा हम 4 जुलाई 1947 को ये प्रस्ताव पारित किया गया था, जो कि 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया था। अब इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान था कि 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाए। 15 अगस्त 1947 को यानी कि 2 अधिराज्यों की स्थापना, इसमें क्या सबसे मुख्य क्या था, 2 अधिराज्य, यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। यानी कि उस समय हमारा देश 2 हिस्सों में बट गया था, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, उसमें बट गया था। सत्ता की उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। यानी कि जो सत्ता है वो उत्तरदायित्व वो किसको सौंपेगी, वो संविधान सभा। जो संविधान सभा आप बना लेंगे, ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि जब आप संविधान सभा बना लेंगे तो हम आपकी उत्तरदायित्व, जो आपके देश का उत्तरदायी है, वो हम आपको उत्तरदायित्व सौंप देंगे। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। नंबर नेक्स्ट होगा आपका संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती हैं, तब तक वे विधान मंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक भारतीय संविधान सभा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जा सकता, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया जाएगा। तो देशी रियासतें थी, उन पर ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान होगी। यानी कि दोस्तों देशी रियासतें जो थी, उनको ये कहा गया था कि आप भारत या पाकिस्तान किसी में भी सम्मिलित हो सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है। और चाहे आप और दोनों में से किसी में सम्मिलित नहीं होना चाहते, तो आप अपना नया देश बना सकते हैं, इसके लिए भी आपको स्वतंत्रता दी जाएगी। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, भारतीय पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहटे जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। सिलहटे जिले को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह के पाकिस्तान के पक्ष के मत में दिया गया था। तो दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक था भारत का संवैधानिक विकास, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक की ओर, भारतीय संविधान सभा। दोस्तों यहाँ से हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी पॉलिटी शुरू हो जाती है, इसलिए आप अपनी कमर कस लीजिएगा, पूरा फोकस इसकी वीडियो की तरफ कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट सुनते जाइएगा जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट समझाती जा रही हूँ। अगर आप ध्यान से इस सबको समझ लेंगे तो जब आप पॉलिटी याद करेंगे, जैसे ही बुक आप खोलेंगे, उस समय आपको सारी चीज़ें याद होती जाएंगी और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लेंगे। और ये मेरी गारंटी है कि आप इस तरीके से जब मेरी पूरी वीडियो देख लेंगे अच्छे से,
एक बार नहीं, कम से कम 2 या 3 बार अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं और उसके बाद बुक रीड आउट करते हैं, तो दोस्तों मैं ये गारंटी लेती हूँ कि आपका पॉलिटी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वन डे एग्ज़ाम को आप एक बार में ही क्लियर कर जाएंगे पॉलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन से। और दोस्तों आपको जानकर एक और खुशी होगी कि बहुत जल्द मैं आपके लिए हिस्ट्री के लिए सबसे पहले तो मैं आपके पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे, उसकी मैराथन वीडियोस बनाऊंगी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की क्विज़, जब पहले मैं मैराथन आपको पढ़ा दूंगी, उसके बाद मैं आपकी प्रत्येक टॉपिक के लगभग 100 क्वेश्चंस, कभी 50 क्वेश्चंस, कभी 20 क्वेश्चंस, इस हिसाब से क्विज़ भी कराऊंगी। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा कि मैम हम जुड़ चुके हैं और आप हमारी क्विज़ कराइए। तो हम आपकी क्विज़ कराना शुरू कर देंगे, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि आपकी पॉलिटी कितनी तैयार हो गई है। दोस्तों इस तरीके से मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आप हमारी क्लास को पूरा देखते हैं और अच्छे से देखते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज़ भी लगाते हैं और क्विज़ करते हैं, तो दोस्तों आपको पॉलिटी में फेल करने वाला कोई भी नहीं होगा। आप पॉलिटी के अच्छे से किसी भी वनडे एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हैं, चाहे वो रेलवे हो, आरपीएफ हो या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप वनडे एग्ज़ाम्स को यूं ही क्लियर कर जाएंगे। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हम सेकंड टॉपिक पे पहुँचे हैं, अभी हमें बहुत टाइम लगेगा। आइए हम चलते हैं आगे, अपना जोश बरकरार रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में इसका गठन किया गया था। दोस्तों इससे रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ, एक दो पॉइंट। जो हमारी संविधान सभा है, इसकी जो सबसे पहले मांग रखी थी, वो रखी थी 1934 में एम.एन. राय ने। एम.एन. राय ने रखी थी। राय जो थे वो वामपंथी आंदोलन के नेता थे। उसके बाद संविधान सभा को 1934 में ही स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा की मांग रखी थी। और उसके बाद क्या हुआ था, पटना में मई 1934 में ही संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको एक कहानी के तौर पे बता देती हूँ, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब 1934 में संविधान सभा की मांग की गई, उसके बाद नेहरू जी ने भी प्रस्ताव रखा। नेहरू जी ने प्रस्ताव रखा कि हमारी संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा हो। लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं, आंशिक रूप से प्रत्यक्ष थी हमारी संविधान सभा और आंशिक रूप से निर्वाचित थी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिश सरकार को ये कहा गया कि संविधान सभा की मांग रखी है, तो ब्रिटिश सरकार ने 1942 में, सबसे पहले 1942 में क्रिप्स मिशन को भेजा। क्रिप्स मिशन हमारे यहाँ आया, क्रिप्स मिशन को रखा, तो क्रिप्स मिशन ने कुछ विचार रखे जिनको लेकर के मुस्लिम लीग संतुष्ट नहीं था। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमारे लिए एक अलग से संविधान सभा बनाई जाए, जो कि हमारे अलग देश पाकिस्तान के लिए होगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उस मांग को ठुकरा दिया कि 2 संविधान सभाएं नहीं बनेंगी। उसके बाद क्या हुआ, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया। तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया कि कुछ विचार रखे। हालांकि उसने भी ऐसा नहीं था कि 2 संविधान सभा का विचार रखा, उसने भी एक ही संविधान सभा का विचार रखा। लेकिन जो उसने विचार रखे थे उसमें मुस्लिम लीग काफ़ी हद तक संतुष्ट हो चुकी थी, तो उसे स्वीकार कर लिया गया था। अब मैं आपको एक मोटे पॉइंट पे बता दूं कि उसमें कैबिनेट मिशन में पॉइंट क्या रखे थे। सबसे पहले क्या था, 10 लाख कुल जो निर्वाचन होगा वो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि होगा, और कुल सदस्यों की संख्या 389 होगी। इसके बारे में हम आगे पढ़ते जाएंगे। आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और अपनी आगे की, वैसे हम टॉपिक पे ही थे बट हम अपनी बुक पे आते हैं। जुलाई 1946 में हमारी संविधान सभा का
गठन हुआ था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इसमें सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924, सॉरी ये 24 नहीं है, ये 1934 है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। स्वराज पार्टी ने सबसे पहले विचार दिया था एम.एन. राय ने, उसके बाद स्वराज पार्टी ने भी 1934 में ही दिया था। उसके बाद दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 निश्चित की गई थी, जिसमें से कि 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर थे और 93 देसी रियासतें थीं। अब मिशन के अनुसार चुनाव हुए वो जुलाई 1946 को हुए संविधान सभा के, जिसमें से कि कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए जो निर्धारित थे 296, उसमें जिन्हें प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को तो 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दलों को मिले तथा स्वतंत्र उम्मीदवार भी निर्वाचित हुए। अब दोस्तों यहाँ से सबसे मेन पॉइंट शुरू होता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और वो कहाँ हुई थी पहली बैठक? नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। और उसी समय जो हमारी सभा हुई 9 दिसंबर 1940 को जब हमारी संविधान सभा हुई, तो उस समय सभा में सबसे वरिष्ठतम सदस्य जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो तर्ज ली गई थी, ज़्यादातर आप बोल सकते हैं हमारे भारतीय संविधान को उधार का थैला भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर चीज़ें उधार ली हुई हैं। तो उसी तरीके से ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ये कहाँ से लिया गया? ये फ्रांस की तर्ज पे बनाए गए थे। फ्रांस, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि हम संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे, हमें अलग संविधान सभा चाहिए। यानी कि पहले तो वो संतुष्ट हो गए थे कैबिनेट मिशन से, लेकिन जब पहली मीटिंग हुई तो उसमें उन्होंने बहिष्कार कर दिया और मना कर दिया कि हमें तो भाई अलग ही संविधान सभा चाहिए, हम इसमें शामिल नहीं होने वाले। तो वहाँ से उन्होंने वो बहिष्कार करके हट गए। अब उसके बाद दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। देसी रियासतों की 93 देसी रियासतें थी, उनमें से केवल एक हैदराबाद के नहीं शामिल हुए थे, बाद बाकी 92 के शामिल हुए थे। प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व का स्थान दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान। ये मैं आपको पहले ही बताया था कि 10 लाख लोगों पर, 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था। प्रांतों की प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। 3 जनसंख्या मानी, जो 10 लाख की आबादी थी उनमें जो जनसंख्या गिनी गई थी, जो समुदाय थे वो थे मुस्लिम, सिख और साधारण। इनके आधार पर हुआ था। ये आपकी समितियां भी हैं, इसमें समितियां भी दी गई हैं जो हमारी संविधान सभा की प्रमुख समितियां। दोस्तों अब मान लीजिए इतने बड़े देश का संविधान बनाना है, अब ऐसा तो है नहीं है कि 4-5 लोग बैठ गए, उन्होंने संविधान लिख दिया, बन गया हमारा संविधान। ऐसा नहीं है। हमारा संविधान आज के समय में सबसे बड़ा संविधान है और सबसे अच्छा संविधान है और लिखित संविधान भी है। आप इसमें, लेकिन इस इतने बड़े संविधान को बनाने के लिए, इसके लिए कुछ समितियां भी बनाई गई थी। अलग अलग समिति को अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। तो उसके लिए जो समितियां बनी थी उनको याद रखिएगा। तो ये आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें ऑप्शंस आपके 4 होंगे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके संघीय संविधान समिति, इसके नेहरू जी। प्रांतीय संविधान समिति, इसके वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद थे प्रारूप समिति, इसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। नंबर 5 ये आती है संघ शक्ति समिति, इसके भी थे हमारे नेहरू जी। उसके बाद आती है मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधी परामर्श समिति। नेक्स्ट आती है राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है। एक प्रारूप समिति को आप बहुत याद रखिएगा, ये बहुत एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है। मौलिक अधिकार उप समिति, जेपी कृपलानी।
अल्पसंख्यक उप समिति, ये थे HC मुखर्जी। ये है आपका संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य के थे, 89 मुसलमान थे तथा 4 सिख थे।